गरिमा चौधरी। सविता शर्मा। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। किरण चौधरी, सविता शर्मा, पूजा सामोटा, शालू प्रजापत, गरिमा चौधरी, किरण चौधरी भी आ गई। अपन अभी बात करेंगे मॉडल फॉर जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन कैसे होता है। कल तो प्रोकैरियोट्स के बारे में कराया था पहले। इंदिरा भी आ गई, इंदिरा जाट। गरिमा चौधरी, पूजा सामोटा, सविता शर्मा, किरण चौधरी, शालू प्रजापत, इंदिरा जाट। इंदिरा जाट। चलो बेटा, आज अपनी इसकी बात करते हैं कि किसकी बात करेंगे। मॉडल्स फॉर जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जीन नियमन के लिए क्या क्या मॉडल्स हैं। तो यूकैरियोट्स में जीन नियमन की प्रक्रिया को समझाने के लिए वैसे तो अनेक मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। जैसे कौन से मॉडल है बेटा। एक है फ्रेन स्टार मॉडल, फ्रेन स्टार मॉडल। दूसरा मॉडल है नॉन हिस्टोन मॉडल। तीसरा मॉडल है ब्रिटन डेविडसन मॉडल। लेकिन अपन किसकी बात करेंगे आज। ब्रिटन डेविडसन मॉडल, क्योंकि इनमें से ब्रिटन डेविडसन मॉडल सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वमान्य है। तो ब्रिटन डेविडसन मॉडल सन ईयर 1969 में दो साइंटिस्ट, दो वैज्ञानिकों, कौन कौन से वैज्ञानिक थे। आर जे ब्रिटन एवं एच डेविडसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ब्रिटन डेविडसन मॉडल को जीन बैटरी मॉडल भी कहते हैं। मतलब ब्रिटन डेविडसन मॉडल जीन बैटरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और इस मॉडल का संशोधित प्रारूप दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा ही ईयर 1973 में प्रस्तुत किया गया था। तो ब्रिटन डेविडसन मॉडल को यूकैरियोट्स में जीन नियमन को समझने के लिए सबसे उपयुक्त एवं सर्वोत्तम माना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, डिस्कस इन डिटेल द जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जीन नियम
नियमन को समझाइए, तो आपको ब्रिटन डेविडसन मॉडल देना है। तो इसके अनुसार, इस ब्रिटन डेविडसन मॉडल के अनुसार जीन नियमन के लिए डीएनए के अनुक्रमों के 4 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग है बेटा? एक पहला वर्ग है संवेदक जीन, सेंसर जीन, एस से रिप्रेजेंट होती है। एक है समाकलक जीन, कौन सी है? समाकलक जीन, इसको अपन इंटीग्रेटर जीन बोलते हैं। एक है रिसेप्टर जीन, आर से रिप्रेजेंट होती है, जिसको कि ग्राही जीन बोलते हैं। एक है उत्पादक जीन, प्रोड्यूसर जीन, पी। जैसे कि आपको ये दिखाई है बेटा, क्या क्या है ये डायग्राम, क्या दिखा रहा है? ये डायग्राम दिखा रहा है ब्रिटन डेविडसन प्रारूप के विभिन्न घटक। तो मैंने क्या बताया? सेंसर जीन। तो मैं घुमा रही हूँ, दिस इज द सेंसर जीन। एक है इंटीग्रेटर जीन, ये लिखा हुआ इंटीग्रेटर जीन। दूसरी है रिसेप्टर जीन एंड रिसेप्टर जीन। और नेक्स्ट है प्रोड्यूसर जीन, पी है। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर जीन, बी है। ये क्या दिखा रहा है? ब्रिटन डेविडसन मॉडल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि सेंसर जीन क्या करती है। जो अपन ने देखा संवेदी जीन, ये देखो जो सेंसर जीन है, एनलार्ज कर देती हूँ, इस सेंसर जीन की बात कर रहे हैं, जिसको संवेदक जीन भी कहते हैं। तो सेंसर जीन क्या करती है? ये संवेदक जीन, ये क्या कहलाती है? संवेदक जीन। तो कोशिका में उपस्थित संवेदक जीन, सेंसर जीन, समाकलन समाकलन की अनुलेखन क्रिया को समाकलन की अनुलेखन क्रिया को प्रेरित कर प्रेरित अनुलेखन क्रिया को प्रेरित कर उसका नियमन करता है। जब संवेदक जीन को सक्रिय किया जाता है, जब सेंसर जीन को सक्रिय किया जाता है, तभी समाकलन जीन का अनुलिपीकरण संभव होता है। तो सेंसर जीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोशिका में उपस्थित सेंसर जीन, संवेदक जीन समाकलन की अनुलेखन क्रिया को प्रेरित कर उसका नियमन करता है। और जब बेटा संवेदक जीन, सेंसर जीन को एक्टिवेट किया जाता है, सक्रिय किया जाता है, तभी समाकलन जीन मतलब इंटीग्रेटर जीन का अनुलिपीकरण संभव होता है। तो प्रोटीन एवं हार्मोन जैसे कारक संवेदक जीनों को, सेंसर जीन्स को पहचान कर इनको अभिव्यक्ति में परिवर्तित कर देते हैं। अतः समाकलन जीन इंटीग्रेटर जीन के अनुलेखन इंटीग्रेटर जीन समाकलन जीन के अनुलेखन के लिए संवेदक जीनों के साथ हार्मोन प्रोटीन सम्मिश्र का गठबंधन होना भी आवश्यक होता है। तो संवेदक जीन को, सेंसर जीन को अधिनियामक सुपर रेगुलेशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन इंटीग्रेटर जीन को, जो कि इसमें दिखाई गई है बेटा, देखना इंटीग्रेटर जीन की, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? समाकलन जीन की। तो इंटीग्रेटर जीन क्या करती है? यह है प्रोकैरियोट्स के रेगुलेटर जीन, नियामक जीन के समकक्ष संरचना होती है, तथा एक एक्टिवेटेड रिसेप्टर जीन, एक सक्रिय ग्राही जीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है। यह एक्टिवेटर या सक्रियक आरएनए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा ग्राहक जीन को सक्रिय करके इसकी कार्यशीलता को नियंत्रित करती है। अब अपन देख रहे हैं, ये डायग्राम है बेटा, कौन सा डायग्राम दिखा रहे हैं? ब्रिटन डेविडसन मॉडल के अनुसार ग्राही स्थलों की संख्या में अपहिरासन है। तो आप ये देख रहे हो रिसेप्टर्स है, ये है स्ट्रक्चरल जीन, रिसेप्टर, स्ट्रक्चरल जीन और सेंसर एंड इंटीग्रेटर। अब मैंने क्या बताया? ग्राही जीन, रिसेप्टर जीन, ग्राही जीन, रिसेप्टर जीन। ये वाली डायग्राम है जो है रिसेप्टर जीन। ये क्या करती है रिसेप्टर जीन? इसका फंक्शन भी देख लो। ये रिसेप्टर जीन मतलब ग्राही जीन ई कोलाई जीवाणु में पाए जाने वाली प्रचालक जीन, ऑपरेटर जीन के समतुल्य होती है। अपन ने देखा ई कोलाई में ऑपरेटर जीन पाई जाती है। इसी प्रकार बेटा इस अपन ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट है। इसी प्रकार यूकैरियोट्स में क्या पाई जाती है?
रिसेप्टर जीन पाई जाती है और यह रिसेप्टर जीन ई कोलाई जीवाणु में पाई जाने वाली प्रचालक जीन ऑपरेटर जीन के समतुल्य होती है तथा प्रत्येक उत्पादक जीन के पास ही अर्थात पार्श्व में व्यवस्थित होती है। तो ग्राही जीन स्थल पर दमनकारी प्रोटीन संलग्न हो जाता है एवं आरएनए पॉलीमरेज का मार्ग अवरुद्ध कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादक जीन की अभिव्यक्ति नहीं हो पाने से प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। तो अपन देखते हैं अब है उत्पादक जीन। प्रोड्यूसर जीन क्या करती है, मतलब प्रोड्यूसर जीन को ऑपरेंट मॉडल की स्ट्रक्चरल जीन संरचनात्मक जीन के समकक्ष माना जाता है और प्रोड्यूसर जीन उत्पादक जीन द्वारा एमआरएनए का मैसेंजर आरएनए का अनुलेखन होता है जो कि अनुलिपीकरण के पश्चात प्रोटीन संश्लेषण को साकार करता है। तो अपन देखते हैं बेटा ब्रिटन डेविडसन मॉडल के उपरोक्त विवरण के आधार पर निम्न प्रमुख तथ्य उभरकर सामने आते हैं। पहला है बेटा उत्पादक एवं समाकलन जीन्स में ऐसे अनुक्रम निरूपित होते हैं जो आरएनए का संश्लेषण करते हैं। एक ही साइट पर एक ही बीज स्थल पर समाकलन एवं ग्राही जीनों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। तीसरा है संवेदक, मतलब सेंसर एवं ग्राही जीनों के अनुक्रम आरएनए संश्लेषण में तो योगदान नहीं करते, परंतु ये अणु विशेष की पहचान में मुख्य रूप में सहायक होते हैं। चौथा है एक से अधिक उपयुक्त जीनों की उपस्थिति की अवस्था में एक ही कोशिका के बहुसंख्य जीन्स का एक साथ नियमन किया जाना संभव है। तो अपन किसकी बात, पांचवा क्या है, क्योंकि समाकलन एवं ग्राही जीन्स की सामान्यता अनेक प्रतिलिपियां पाई जाती हैं, अतः आवश्यकता अनुसार एक ही जीन का अलग अलग दिशाओं में एक साथ नियमन हो सकता है। सिक्स्थ है ग्राही जीन की अनेक प्रतिलिपियां सक्रियक एक्टिवेटर की पहचान करके अनेक आवश्यक एंजाइम्स का एक साथ संश्लेषण कर सकती हैं। सेवेंथ है उत्पादक जीन। प्रोड्यूसर जीन में अनेक ग्राही जीन उपस्थित होते हैं जो सक्रियक के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है एक ही संवेदक जीन पर अनेक समाकलन जीन एक समूह। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बातें क्यों आ रही है बेटा, अभी बातें मत करो। कौन बात कर रहा है बेटा, आपकी आवाज हाँ, बेटा आवाज बात मत करो, अभी आवाज आ रही है आपकी। हाँ अभी कौन बात कर रहा है बेटा, बेटा वो टेप भी हो जाएगी, रिकॉर्ड भी हो रही है, इसलिए वो बातों की आवाज जाएगी। फिर ग्राही जीन की अनेक प्रतिलिपियां, कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। ग्राही जीन की अनेक प्रतिलिपियां सक्रियक की पहचान करके अनेक आवश्यक एंजाइम्स का एक साथ संश्लेषण कर सकती है। सेवेंथ है उत्पादक जीन में अनेक ग्राही जीन उपस्थित होते हैं जो सक्रियक के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं। लास्ट है एक ही संवेदक जीन पर अनेक समाकलन जीन एक समूह में उपस्थित हो सकते हैं, तो एक संवेदक जीन द्वारा इन नियंत्रित समाकलक जीन समूह को बैटरी कहते हैं। अब देखना बेटा इस डायग्राम में दिखाया क्या है, ब्रिटन डेविडसन मॉडल के अनुसार समाकलन जीन्स का अपहिरासन। तो ये तो दिखाया बेटा सेंसर साइट है, सेंसर साइट है, और ये है रिसेप्टर साइट, इसमें एरो घुमा रही हूं, और ये है स्ट्रक्चरल जीन्स। तो मैंने क्या बताया कि उत्पादक जीन में अनेक ग्राही जीन उपस्थित होते हैं जो सक्रियक के प्रति रेस्पॉन्स प्रदर्शित करते हैं, और एक ही संवेदक जीन पर अनेक समाकलन जीन एक समूह में उपस्थित हो सकते हैं। एक संवेदक जीन द्वारा इन नियंत्रित समाकलक जीन समूहों को बैटरी कहा जाता है। तो अपन ये देखते हैं डायग्राम में। अब अपन करेंगे, किसका अध्ययन कर रहे हैं, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक जीन नियमन का तुलनात्मक विवरण।
तो यूकैरियोटिक जीन नियमन में संवेदक, सेंसर, समाकलक, इंटीग्रेटर एवं ग्राही रिसेप्टर जीन्स के द्वारा जीन नियमन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब यूकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन की प्रोसेस है, जीन रेगुलेशन की प्रक्रिया है, किसके द्वारा संपन्न होती है? यूकैरियोटिक जीन नियमन में संवेदक, समाकलक एवं ग्राही जीन्स के द्वारा जीन नियमन की प्रक्रिया संपन्न होती है। यूकैरियोटिक जीन द्वारा संचालित अनुलेखन केंद्रक से होकर कोशिका द्रव्य में इसका अनुलिपीकरण मतलब अनुवादन, ट्रांसलेशन होता है। मैसेंजर आरएनए भी दीर्घजीवी होता है। तो अनुलेखन से पूर्व मैसेंजर आरएनए एंजाइम 3 आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड व 3 मिलते हैं। मतलब अनुलेखन से पूर्व मैसेंजर आरएनए एंजाइम 3 आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड मिलते हैं। यह सामान्यतः आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड द्वारा संवर्धित होता है। तो यूकैरियोटिक जीवों में मैसेंजर आरएनए एक प्रोटीन कोड करता है। यूकैरियोटिक जीवों में बेटा जो मैसेंजर आरएनए है एक प्रोटीन कोड करता है। आरएनए न्यूक्लियस में 5' सिरे पर टोपी कैप, 3' सिरे पर पॉलीपुच्छ द्वारा ही रूपांतरित होते हैं। अतः ये इनके स्थिर करने में सहायक होते हैं जहां यूकैरियोटिक जीन अवस्थित होते हैं। अतः लगातार प्रोटीन कोडित अनुक्रम प्राप्त करने के लिए पूर्व मैसेंजर आरएनए के इलेक्ट्रॉन भाग को हटाना आवश्यक होता है। इस कार्य को स्प्लाइसिंग नामक प्रक्रिया द्वारा संपन्न किया जा सकता है। अतः यह कह सकते हैं कि स्प्लाइसिंग यूकैरियोटिक जीन नियमन की एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आरएनए सम्मिश्रण द्वारा संपन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? SNRNPS कहते हैं। जैसे स्मॉल कैपिटल S, स्मॉल n, कैपिटल R, कैपिटल N, P, कैपिटल S, जैसे स्प्लाइसिंग चल रही है, जैसे SNRNPS कहते हैं। तो पूर्ण विकसित mRNA, पूर्ण विकसित मैसेंजर आरएनए इसके परिणाम स्वरूप केंद्रक से राइबोसोम्स पर प्रोटीन के रूप में अनुवाद या अनुलिपीकरण हेतु जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं। भाई दूसरी ओर प्रोकैरियोटिक जीवों में जीन रेगुलेशन एक वर्धक, प्रमोटर एवं एक ऑपरेटर जीन के कोऑर्डिनेशन के द्वारा संपन्न होता है। इसके साथ ही बेटा प्रोकैरियोटिक डीएनए पर मौजूद अनुक्रम अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के प्रारंभन को परिलक्षित करता है। इसके परिणाम स्वरूप मैसेंजर आरएनए एक या दो प्रोटीन को कोडित करने वाले अनुक्रम को परिलक्षित करता है और इसके साथ ही आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जीन प्रवर्धक प्रमोटर से टर्मिनेटर पर समापक पर अनुलेखन करता है। इसका परिणाम यह होता है कि मैसेंजर आरएनए एक या दो प्रोटीन को कोड करने वाले अनुक्रम को परिलक्षित करता है। अधिक प्रोटीन को कोड करने की क्षमता को पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में डीएनए का वह भाग जो कोडित होता है उसे ऑपेरोन कहते हैं, प्रचालक कहते हैं। एमआरएनए का कोड करने वाला भाग राइबोसोम द्वारा प्रोटीन में अनुवादित या अनुलिपिकृत होता है। इस प्रकार बंधित होकर अमीनो अम्ल अनुक्रम की प्रारंभन कोडोन AUG द्वारा सूचना प्रेषित करता है। इसके पश्चात टीआरएनए अमीनो एसाइल टीआरएनए के रूप में आनुवंशिक कोड द्वारा चिन्हित करके आगे लाता है। अब अपन किसकी बात करते हैं? एक अपना रह गया एटीन्यूएशन एंड एंटी टर्मिनेशन। तो अपन ये देखेंगे। अब ये वाला तो हो गया पूरा। एंटी टर्मिनेशन क्या कहलाता है
और एटीन्यूएशन। ये लिखा हुआ है बेटा, इसमें शॉर्ट नोट्स आते हैं। एटीन्यूएशन किसे कहते हैं? एटीन्यूएशन किसे कहते हैं? तो कुछ जीवाणु ऑपेरोन्स में अनुलेखन क्रिया का समापन एक विशिष्ट क्रियाविधि द्वारा किया जाता है, जिसे एटीन्यूएशन कहते हैं। तो बेटा एटीन्यूएशन किसे कहते हैं? कि कुछ जीवाणु ऑपेरोन्स में अनुलेखन क्रिया का समापन एक विशिष्ट क्रियाविधि द्वारा किया जाता है, जिसे एटीन्यूएशन कहते हैं। और इस विधि द्वारा मतलब एटीन्यूएशन द्वारा अनुलेखन समापन उस वक्त किया जाता है जबकि अनुलेखित मैसेंजर आरएनए का अनुवाद विशिष्ट स्थलों के अतिरिक्त मैसेंजर आरएनए के अन्य स्थलों से भी शुरू हो जाता है। तो अनुलेखन इकाइयों जिनमें एटीन्यूएशन होता है, अनुलेखन इकाइयों जिनमें एटीन्यूएशन होता है, उनमें एटीन्यूएटर पाया जाता है। तो एटीन्यूएटर एक इंट्रिंसिक टर्मिनेटर होता है। एटीन्यूएटर क्या होता है? एक अंतस्थ समापनकारी टर्मिनेटर होता है, जो कि अनुलेखन इकाई के शुरू में स्थित होता है। तो एटीन्यूएशन आरएनए पॉलीमरेज की एटीन्यूएटर द्वारा रीडिंग क्षमता को नियंत्रित करता है। यह अंतस्थ समापन हेतु हेयरपिन निर्माण पर आश्रित रहता है। तो हेयरपिन का बनना संबंधित कोशिका में विशिष्ट अमीनो अम्लों की आपूर्ति अथवा अनापूर्ति पर निर्भर करता है। यदि संबंधित अमीनो एसिड उपलब्ध नहीं होता है तो हेयरपिन नहीं बनता है तथा अनुलेखन क्रिया चलती रहती है। किंतु यदि आवश्यक अमीनो एसिड की आपूर्ति हो जाती है तो हेयरपिन बन जाता है तथा संरचनात्मक जीन्स पर पहुंचने से पहले ही अनुलेखन क्रिया रुक जाती है। जैसे कि ई कोलाई जीवाणु के ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन में यदि जीवाणु कोशिका को ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल की आपूर्ति होती रहती है तो अनुलेखन क्रिया रोक दी जाती है। किंतु यदि ये अमीनो एसिड उपलब्ध नहीं होता है तो अनुलेखन होता रहता है। तो अपन क्या देखते हैं बेटा कि एटीन्यूएशन आरएनए पॉलीमरेज की एटीन्यूएटर द्वारा रीडिंग क्षमता को नियंत्रित करता है और हेयरपिन का बनना संबंधित कोशिका में विशिष्ट अमीनो एसिड्स की आपूर्ति अथवा अनापूर्ति पर निर्भर करता है। मतलब कहने का मतलब है यदि संबंधित अमीनो एसिड उपलब्ध नहीं होता है तो हेयरपिन नहीं बनता है तथा अनुलेखन क्रिया चलती रहती है। किंतु यदि अमीनो एसिड की आपूर्ति हो जाती है तो बेटा हेयरपिन बन जाता है तथा संरचनात्मक जीन्स पर पहुंचने से पहले ही अनुलेखन क्रिया रुक जाती है। जैसे कि ई कोलाई जीवाणु के ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन में यदि जीवाणु कोशिका को ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की आपूर्ति होती रहती है तो अनुलेखन क्रिया रोक दी जाती है। किंतु यदि यह अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड यदि उपलब्ध नहीं होता है तो अनुलेखन होता रहता है। जैसा कि अपन देखते हैं चित्र में दिखाया गया है कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन में ऑपरेटर जीन के तुरंत बाद डाउनस्ट्रीम में एक लीडर एल व एक एटीन्यूएटर अनुक्रम पाया जाता है। तो आप देख रहे हो ये वाला डायग्राम है। तो एल फॉर लीडर, ये देखो ये है ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन। एल का मतलब है लीडर, ए का मतलब है एटीन्यूएटर। तो किसकी बात कर रहे हैं कि ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन में ऑपरेटर जीन के तुरंत बाद डाउनस्ट्रीम में एक लीडर एल व एक एटीन्यूएटर अनुक्रम पाया जाता है। ठीक है, तो लीडर अनुक्रम के आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में 4 क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं 1 2 3 and 4, जिन्हें क्या कहते हैं 1 2 3 4, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं अपन 1 2 3 4 क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। आप देखना इसमें लीडर है तो ये 1 2 3 4 लीडर की बात कर रही हूं मैं।
1 2 3 4, ठीक है। तो लीडर अनुक्रम के आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में 4 क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें 1 2 3 4 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इनमें से पहला क्षेत्र, एक क्षेत्र 2 से युग्म बनाता है, 2 क्षेत्र से, ये देखो, इनमें से एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से युग्म बनाता है। तो इनमें से एक क्षेत्र 2 क्षेत्र से युग्म पेड़ बनाता है तथा 3 क्षेत्र 4 क्षेत्र के साथ युग्म बनाता है। ये देख लो, 3 क्षेत्र 4 क्षेत्र के साथ युग्म बनाता है। तो अपन ने देखा लीडर में 4 क्षेत्र हैं, 1 2 3 4। तो एक क्षेत्र क्या करता है, 2 क्षेत्र के साथ पेड़ बनाता है। इसी प्रकार तीसरा वाला क्षेत्र 4 क्षेत्र के साथ युग्म बनाता है। तो 3 व 4 क्षेत्र के बीच युग्मन हो जाने के कारण हेयर पिन लूप बन जाता है। अपन देखते हैं 3 क्षेत्र व चौथे क्षेत्र के बीच क्या हो जाता है, जब युग्मन हो जाता है तो ये बन रहा है हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वापस इसको बता देती हूँ, बस फिर होने वाला है कि इसमें से क्या होता है बेटा, लीडर अनुक्रम के आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में 4 क्षेत्र 4 रीजन्स पाए जाते हैं जिन्हें 1 2 3 व 4 क्षेत्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इनमें से पहला क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से युग्म बनाता है तथा तीसरा क्षेत्र चौथे क्षेत्र के साथ युग्म बनाता है। इनमें से पहला क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के साथ युग्म पेड़ बनाता है तथा तीसरा क्षेत्र चौथे क्षेत्र के साथ युग्म बनाता है। तीसरे व चौथे क्षेत्र के बीच युग्मन हो जाने के कारण हेयर पिन लूप का निर्माण होता है, जिसके अंत में आप देखोगे 8 यूरेसिल शेष होता है। देखो अंत में क्या हो रहा है, 8 यूरेसिल रेसिड्यूज है जिनके अंत में आप देखोगे यू यू यू, ये लगा ना, जिनके अंत में 8 यूरेसिल शेष होते हैं। ये दोनों अनुक्रम एक साथ मिलकर अनुलेखन समापन सिग्नल देते हैं। किंतु यदि किसी भी कारणवश एक व दूसरे क्षेत्रों के मध्य युग्मन ना हो तो दूसरा क्षेत्र तीसरे क्षेत्र से युग्म बना लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप चौथा क्षेत्र बिना युग्मन के छोड़ दिया जाता है, जिससे हेयर पिन लूप नहीं बनता, जो कि अनुलेखन समापन सूचक होता है। इससे अनुलेखन क्रिया चलती रहती है। तो अपन ने ये देखा कि एटीन्यूएशन क्या होता है। तो ई कोलाई जीवाणु में अमीनो एसिड्स के संश्लेषण से संबंधित 6 ओपेरॉन में एटीन्यूएशन पाया जाता है। हिस्टिडीन ओपेरॉन में पूर्ण रूप से एटीन्यूएशन ही नियमन की क्रियाविधि है, किंतु 5 अन्य ऑपरेशंस में एटीन्यूएशन के साथ साथ रेगुलेटर, रिप्रेसर, ऑपरेटर जीन्स की पारस्परिक क्रिया द्वारा नियमन किया जाता है। अब एक है एंटी टर्मिनेशन, इस पे भी शॉर्ट नोट आता है कि एंटी टर्मिनेशन किसे कहते हैं। तो एंटी टर्मिनेशन वह क्रिया है जिसमें एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज का रूपांतरण इस प्रकार हो जाता है कि यह समापनकारी अनुक्रमों को पहचान ही नहीं पाता, जिसके परिणाम स्वरूप नियमित समापनकारी के उपस्थित होने के उपरांत भी एक मिनट, एक बार स्टॉप शेयर कर रही हूं मैं, ठीक है, एक बार स्टॉप शेयर कर रही हूं मैं, इसको फिर ले लेते हैं। एक बार, ठीक है, आज का ये, ठीक है, इसमें शॉर्ट नोट आता है बेटा एटीन्यूएशन और एंटी टर्मिनेशन पर। कितने जने आए हो आज? कोमल नहीं आई? कोमल वाले, अच्छा ठीक है बेटा। यस मैम।